गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ्यक्रम से पार भाषा में पढ़ेंगे कि जो भाषा का महत्व होता है वो क्या होता है। तो अगर आप लोगों को कभी आपने संविधान के बारे में यदि पढ़ा हो तो संविधान जब निर्माण हो रहा था तो अगर संविधान सभा में जो सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा था वो किस चीज़ का था या किस बात पे सबसे अधिक ज़्यादा बहस हुई थी, अधिक बैठकें करनी पड़ी थी और निर्णय लिया जाना था कि जो अपना भारत देश है इसको एक सूत्र में बांधने के लिए जब हम कह रहे हैं कि भाषा एक बहुत ज़रूरी मुद्दा बन गया था उस संविधान सभा में कि हमारी राष्ट्रभाषा किसको निर्धारित किया जाए, क्योंकि जब हम भारत को विविधताओं में एकता वाला देश बताते हैं तो जब जितनी विविधताएं, जितना विशाल संस्कृति हमारे भारत देश की है तो उससे कहीं ज़्यादा बोलियां, प्रादेशिक भाषाएं और अलग अलग तरह की जो स्थानीय भाषाएं हैं वो बोली जाती थी। तो ये सबसे ज्वलंत मुद्दा बना था। निश्चित रूप में हम कह सकते हैं कि जब कोई समाज होता है, जब हम उस समाज में रहते हैं तो वहाँ पे हर जगह कोई ना कोई अच्छी बुरी बातों का समावेश भी होता है। कभी कभी हम हमारे भारत में देखते हैं कि बहुत जने आक्रामक रुख दिखाते हैं जाति पाति के नाम पर, राज्यों का बंटवारा और देश के जो आंतरिक शांति व्यवस्था होती है, ईर्ष्या होता है, द्वेष होता है, दंगा फसाद होता है। तो ऐसी स्थिति में जब बनती है तब भाषा जो है वो राष्ट्रीय महत्व, जो भाषा का राष्ट्रीय महत्व है वो हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करता है। अगर हम भारतीय विद्वानों की बात करें तो जब हम बात भारतीय संस्कृति की करते हैं तो हम संस्कृत भाषा जो कि सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है उसको याद ज़रूर करते हैं। तो हमारी भी जो हिंदी भाषा है वो कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा के ऋणी है, क्योंकि जो हमारी जननी है इस हिंदी भाषा की उसको हम संस्कृत भाषा से ही उसकी हम उत्पत्ति मानते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाषा जो होती है वो हमें एक सूत्र में बांधने का काम करती है और भारतीयों को जो राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाती है वो एक हिंदी भाषा ही है। अगर भाषा के योगदान से व्यक्ति भेदभाव बुलाकर राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च स्थान देने लगे तो जो राष्ट्रीय विकास में हमारे यहाँ पर जो अंग्रेजी को हमने सहायक भाषा बनाने की जो गलती करी है उसको कहीं ना कहीं हम कम कर सकते हैं। जो इंग्लिश की वजह से या अंग्रेजी भाषा की वजह से जो आंतरिक दृष्टि में फूट का विषय बनता है उसको कहीं ना कहीं हिंदी भाषा पाट सकती है। लेकिन जब बात हुई थी कि भाषा का जो राष्ट्रीय महत्व है, जब इसको हम निर्धारित करते हैं राष्ट्रभाषा के रूप में, तो जो साउथ के लोग हैं यानी कि दक्षिण भारत के, उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया था इस बात का कि हम या तो इंग्लिश को अपना सकते हैं या हम हमारे जो भाषा है तमिल उसको अपनाएंगे, हमारा हिंदी से कोई लेना देना नहीं है और हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, हमें उसमें परिवर्तन नहीं चाहते। क्योंकि उस समय ऐसा था कि किसी भी तरीके से भारत का एकीकरण करना था, हर तरीके से हम चाहते थे कि जो वहाँ का जो एरिया है वो भी पूरा का पूरा भारत में मिल जाए। क्योंकि उस समय एक हैदराबाद भी ऐसी जगह थी जो हैदराबाद के निज़ाम थे वो बहुत बड़ा उस समय प्रांत माना जाता था, तो वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तो उस वक्त बहुत ज़रूरी था कि किसी भी तरह से एकीकरण हो जाए और संविधान सभा में भी हर बातों पे सहमति बनती जाए। तो राष्ट्रभाषा को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ। तो इस वजह से आज भी हम कह सकते हैं कि जो हिंदी भाषा है उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। हमने संविधान में अनुच्छेद 343 में जो हिंदी भाषा है उसे राजभाषा का दर्जा दे रखा है और सहायक भाषा के रूप में हमने अंग्रेजी भाषा को 15 वर्षों तक अपनाया था। लेकिन हम निरंतर कहीं ना कहीं अंग्रेजी के जाल में फंसते चले जा रहे हैं और जो हिंदी भाषा है वो अपना महत्व भी खोती जा रही है। तो अगर इन सब चीज़ों से हमें बचना है और हमें वापस हमें एक सूत्र में बंधना है तो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा को जो स्थान है उसका वो दिलवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अभी तक संभव हो नहीं पाया है। तो ये राष्ट्रीय महत्व होता है कि जब किसी भी तरीके से देश में कोई ना कोई फूट पड़े तो जो हमारी भाषा होती है वो हमें एक सूत्र में बांधने का प्रयास करती है। और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जो राज्यों और बीच में भारत और का जो विभिन्न राज्य हैं उनमें जो भाषाओं को लेकर जो आधार हैं
उनको समझते हुए हमें इस तरह से कार्य करना चाहिए कि हिंदी अपना स्थान बनाए रखे, जो हिंदी का स्थान है वो कोई अन्य विदेशी भाषा ना लेने पाए। तो राष्ट्रीय महत्व बहुत ज़्यादा होता है भाषा का। दूसरा हम बात करते हैं भाषा का सांस्कृतिक महत्व क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो भाषा है वो भी एक संस्कार की तरह है। जिस तरह से हम 16 संस्कारों की बात करते हैं एक मनुष्य के जीवन में, तो एक भाषा भी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार होती है। और जो हम भाषा सीखते हैं वो हमारे पारिवारिक पर्यावरण से या सामाजिक पर्यावरण से हम अर्जित करते हैं। ये एक तरीके से अर्जित संपत्ति होती है, हम खुद कमाते हैं, इसको हम खुद बोलना सीखते हैं। और परंपराओं को पुष्ट रखने के लिए, यानी कि जो हमारे यहाँ पे परंपराएं चल रही थी, हमारी जो संस्कृति थी, उन सब की जो बारे में जो जानकारी है, जो ज्ञान है, वो हमें हमारी भाषा से ही मिलता है। और इसमें जो संप्रेषण की प्रक्रिया है, ये जो हमारे हिंदी भाषा की है और राष्ट्र की जो संस्कृति है, इसको युगों तक अक्षुण्ण बनाए रखती है, अमर बनाए रखती है। इसलिए ये सांस्कृतिक व्यापार का भी आदान प्रदान करती है। यानी कि हमारी जो संस्कृति है हमें मिली थी, वो हमारे पूर्वजों से मिली थी, उनको उनके पूर्वजों से मिली थी, और यही हमारी संस्कृति की रक्षा भी करती है। प्रत्येक स्वाभिमानी और स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए राष्ट्रभाषा अवश्य होती है, लेकिन ये दुर्भाग्य ही मान लो आप अपने भारत देश का कि अभी तक हमने किसी भाषा को राष्ट्रीय महत्व प्रदान नहीं किया है। तीसरा पॉइंट है इसमें साहित्यिक महत्व। साहित्यिक महत्व का मतलब होता है कि किसी न किसी भाषा में हमारे यहाँ के साहित्य का निर्माण होता है, तो उसको बनाए रखने के लिए जब हम पढ़ते हैं उस साहित्य को, जैसे आज मुंशी प्रेमचंद हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, तो इन्होंने हमारी संस्कृति को, जो हिंदी भाषा का जो लिटरेचर है, साहित्य है, इनको आगे ले जाने में बहुत अतुलनीय योगदान दिया है। और जब हम अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं भाषा के माध्यम से, तो हमारा जो समाज में प्रतिष्ठित स्थान होता है, जो हमारे जीवन में सुख दुख होते हैं, भय होता है, क्रोध होता है, इनको भी व्यक्त करने के लिए हमें कहीं ना कहीं लिखने की या हमारी भाषा में प्रकट करने की ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भाषा होती है वो सभ्यता की, संस्कृति की, कला की, कौशल की, इन सभी की एक परिचारिका होती है, हमें उनसे इंट्रोड्यूस करवाती है। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो लिखित भाषा का स्वरूप है वो कहीं ना कहीं विचारों का संकलन करे हुए या साहित्य का निर्माण करके रखता है। लेखनबद्ध अक्षरों के अभाव में अगर हम देखें तो पूरी संस्कृति कहीं ना कहीं हम आगे नहीं बढ़ा सकते, संस्कृति का आदान प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो लेखन के माध्यम से भी इसको बनाए रखें साहित्यिक महत्व को, और पठन पाठन के थ्रू हम अपने विचार व्यक्त करें, अभिव्यक्त की गई जो बातें हैं हमारे, उसको समझने के लिए साहित्य का आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो कोई भी जो क्रांति होती है कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत शिक्षा से ही होती है, और शिक्षा और जो साहित्य होता है वो उसके दर्पण की तरह काम करता है, और जो भाषा है वो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम देखते हैं जो व्यवहारिक महत्व है वो क्या है। तो व्यवहारिक महत्व में यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि चिंतन, आस्वादन, सूचना, प्रेरणा आदि। तो हम अब व्यवहारिक महत्व को समझते हैं कि जब हम भाषा का सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लेन देन, विचारों का जो आदान प्रदान है उसके बारे में जब हम उसका प्रयोग करते हैं, तो हमारे विचारों का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, दूसरों के विचारों का प्रभाव हम पे पड़ता है, तो हमारा व्यवहार भी कहीं ना कहीं उसके आधार पर ही परिमार्जित होता रहता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि सभी जने जो अपने पूरे समाज में रहते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, कोई योगी हो, पुजारी हो, सभी किसी न किसी, कोई नेता है, शिक्षक है, ये सभी कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के व्यवहार से अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरीके का जो मंत्रोच्चारण करते हैं, अलग तरह से शिक्षाएं प्रदान करते हैं। कुछ व्यक्ति गाना गाते हैं, कुछ व्यक्ति ड्रामा के यानी कि नाटक के थ्रू बताते हैं। तो ये हम कुछ भी अगर करते हैं, सामान्य शिष्टाचार हैं, चाहे कोई सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं, अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो इनके मध्य सब में कहीं ना कहीं एक व्यवहार काम करता है। और इस व्यवहार को संतुलित रखते हुए हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। जहाँ कहीं व्यवहार में भाषा का जो प्रयोग है वो थोड़ा कलिष्ट हो जाए, या हम कहें कि वो ख़राब हो जाए, तो कहीं ना कहीं जो
आपके बोलने का व्यवहार है वो बिगड़ने लग जाएगा, सामने वाले का व्यवहार बिगड़ जाएगा। तो संतुलित भाषा बोलना बहुत ही आवश्यक है और इसके माध्यम से इसका महत्व बना रहता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे चिंतन के बारे में। तो ज्ञान विज्ञान की जितनी भी शाखाएं होती हैं और इसमें अगर हम देखें कि धर्म, दर्शन, अर्थ, राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान, सभी जो जितने भी ये विषय हैं प्रमुख, इनमें क्या होता है कि ये जब जिसका निर्माण हुआ है वो किसी न किसी भाषा के माध्यम से ही हुआ है। तो चिंतन हम किसी भी प्रकार का करें लेकिन भाषा उसमें आवश्यक होती है। फिर आस्वादन का मतलब होता है कि जब हम साहित्य या संगीत तो सुनते हैं तो रसास्वादन करते हैं, यानी कि उसका आनंद प्राप्त करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं किसी न किसी भाषा के माध्यम से ही होता है। सूचना अगर हम देखें तो हम प्राप्त करते हैं एक दूसरों से, तो ये सूचना में भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम सूचनाओं को समझें और उनको वापस समझकर प्रत्युत्तर दे सकें। तो ये सूचना का आदान प्रदान है, ये भी भाषा के माध्यम से होता है। फिर है इसका पारिभाषिक महत्व। एक पॉइंट रह गया हमारा प्रेरणा। तो प्रेरणा को जो भाषा का गत्यात्मक प्रयोग कहा जाता है। अगर हम देखें कि आज के जो विज्ञापन का युग चल रहा है तो उसमें भाषा के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रेरणा देते हैं। उसी तरीके से जो साहित्य और संगीत है उसके माध्यम से भी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं पारिभाषिक महत्व। तो वास्तविक रूप में अगर हम देखें तो जो बातचीत पर आधारित क्रमबद्ध उपज होती है उसे हम भाषा कहते हैं। सार्थक ध्वनियों का एक क्रमबद्ध समूह होता है और भाषाविदों ने इसे अलग अलग तरीके से व्यक्त किया है। तो इसके संबंध में हमने कल बहुत सारी परिभाषाएं देखी थी कि किस किस तरह से इसका पारिभाषिक महत्व बताया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो भाषा है वह कहीं ना कहीं मानव जीवन को पूर्णता प्रदान करती है। जो व्यक्ति का जीवन होता है वो कहीं ना कहीं जहाँ से भी शुरू करें हम, लेकिन कोई ना कोई भाषा का प्रयोग करते हुए भी होता है। इवन हम ये भी जानते हैं कि तुलसीदास जी ने कहा था कि जानवर भी बोलते हैं, खग ही जाने खग है कोई भाषा, यानी कि जो खग होता है यानी कि जो एक पक्षी होता है वो भी बात करता है, लेकिन एक पक्षी के बाद दूसरा पक्षी ही समझ सकता है। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो पूरी जो सृष्टि है उसमें बहुत बड़ा जो योगदान है। आज हम जितना भी विकास देख रहे हैं या जो गलत तरीके से विकास हुआ है, या आज हम कह सकते हैं कि जिस कोरोना पेंडेमिक जो वक्त हमारे सामने आया है, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से जितना भी विकास होता है, चाहे वो विकास की तरफ जाता हो चाहे वो विनाश की तरफ जाता हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं भाषा ने अपना प्रमुख योगदान निभाया है। भाषा के थ्रू ही, भाषा के माध्यम से ही हम हमारे विचारों को व्यक्त करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, हमारे भावाभिव्यक्ति करते हैं, दूसरे के जो भावाभिव्यक्ति होती है उसको हम ग्रहण करते हैं। कुल मिला के अगर हम कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, आत्मा के जो उद्गार निकलते हैं वो सब किसी न किसी भाषा के माध्यम से ही निकलते हैं। तो जो मनुष्य का जो जीवन है उसका प्रतिबिंब मान सकते हैं हम भाषा। तो निश्चित रूप से इसका विशेष महत्व होता है, राष्ट्रीय महत्व भी होता है कि राष्ट्र में एक भाषा जो होती है वो देश के सभी लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। लेकिन हमारे यहाँ पर कहते हैं कि कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर वाणी। तो वाणी तो है वो बहुत जल्दी बदल जाती है, तुरंत ही हम जैसे चलते हैं आगे वैसे कुछ ना कुछ जो शब्दों में परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ही हाड़ौती, मेवाड़ी, बागड़ी, ढूंढाड़ी, जाने कितनी प्रादेशिक भाषाएं बोली जाती हैं और समझी जाती हैं। और इसके साथ साथ इतनी सारी भाषाओं को समझने वाले लोग हैं, सबकी संस्कृति अलग है, सबके तीज त्यौहार अलग हैं, और इन सभी को एक सूत्र में अगर बांधती है तो वो कहीं ना कहीं हमारी हिंदी ही बांध देती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम एक भाषा से बंधे हुए हैं, खासकर जो उत्तर भारत के लोग हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ हिंदी से बंधे हुए हैं। अगर हम अपने कभी आप साउथ में जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम अपने ही देश में पराये से हो गए, कि अगर आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है तो आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ जाने के बाद आपको लगता है कि ये हम बोल रहे हैं वो इनको नहीं समझ में आ रहा, जो ये बोल रहे हैं वो हमको नहीं समझ में आ रहा। तो अगर राष्ट्रभाषा के रूप में हमारे हिंदी को मान्यता प्राप्त हो जाती है तो ये बहुत एक परम सौभाग्य होगा हमारे देश का भी और हम सब का भी, कि
एक राष्ट्रभाषा जो होती है वो पूरे देश को एक राष्ट्र के सूत्र में बांधती है, एक सूत्र में, और हमारे पास वही एक जो मोतियों की माला कह सकते हैं वो नहीं है। फिर भी हम खुश हैं ये सोच कर के मोतियों की माला ही सही, इसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है हमारे देश में। अगर हम संविधान की अनुसूची 8 की बात करते हैं तो पहले कम भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में अभी 22 भाषाओं को उसमें मान्यता प्राप्त है। संस्कृति के बारे में आप जानते ही हैं कि जो हमारी संस्कृति है उसको बनाए रखने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत होती है। साहित्य का निर्माण नित्य नए समय पर होता रहता है और उसी भाषा में होता है जिस भाषा में व्यक्ति सामान्य बोलचाल में समझता हो, क्योंकि तभी उस साहित्य को पढ़ा जाता है और सराहा जाता है। तो ये भाषा अपना साहित्यिक महत्व भी रखती है। व्यवहारिक महत्व हम जानते ही हैं कि व्यवहार में हमारे अगर कोई चिंतन कर रहे हैं, कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कोई आस्वादन कर रहे हैं, सूचना प्राप्त कर रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो इसमें भी भाषा का व्यवहारिक महत्व होता है। और पारिभाषिक जो महत्व है वो मैंने इससे पहले जो वीडियो था उसमें पूरा बताया था कि किन किन जो महाविद हैं, उन्होंने शिक्षाविद हैं, भाषाविद हैं, उन्होंने भाषा के बारे में बोला है। तो आप उस वीडियो में देख लीजिएगा तो आपको और ज़्यादा पारिभाषिक महत्व है वो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अब आगे हम भाषा की जो प्रकृति है और भाषा की जो विशेषता हैं उसके बारे में ज़्यादा अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।